अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेल अब्बास और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको पता है कि मैं डिफरेंट वीडियोस पे रिएक्शन किया करता हूं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक। तो आज हम उस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे जिसका सेकंड पार्ट अभी तक बाकी है। उसका टाइटल मैं आपको बताते चलूँ। ये पार्ट 1 मैंने देख लिया, मेजर गौरव आर्या ओपन्स आइज ऑफ एवरी पाकिस्तानी। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने देख लिया, अब सेकंड देखते हैं आपके साथ ही। आ रहे जनाब, वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि मेरे साथ सेकंड पार्ट में क्या फरमाते हैं पाकिस्तान के बारे में। 1 2 3 स्टार्ट। जो सारे पाकिस्तान में उर्दू बोलता कौन है? इनको उर्दू बोलने की तमीज़ नहीं है। आई वॉच पाकिस्तानी टेलीविजन, जो यूट्यूब में जितना आता है, इंडिया में तो आती नहीं है। मैं देखता हूं इनको, इनका प्रोनाउंसिएशन खराब है उर्दू का। दे स्पीक विद अ वेरी हैवी पंजाबी एक्सेंट। आप क्या कर रहे हो? मिर्जा गालिब अपनी कब्र के अंदर ही वुड बी टर्निंग इन हिज ग्रेव अगर इन्होंने जो पंजाबियाइज्ड उर्दू कभी सुन ले। वो मीर तकी मीर है, हाली है, ये सब कुछ थे जो बच गए इनसे। हु वर पंजाबीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, एंड आई होल्ड देम इन वेरी हाई एस्टीम, स्पेशली फैज़ अहमद फैज़ साहब। उनको कौन भूल सकता है? उससे बड़ा शायर मुझे नहीं लगता कि उर्दू ने पैदा करा है। शामिल अल्लामा इकबाल, शामिल मिर्जा गालिब, फैज़ अहमद फैज़ से बड़ा कोई शायर नहीं है मेरे नज़दीक। लेकिन वो एक्सेप्शन है। इन्होंने तो उर्दू का हलवा बना दिया। इनको आती नहीं उर्दू बोलने। अब इन्होंने ज़बरदस्ती, अब आपने मसलत कर दी ना पूरे देश के ऊपर, आपने मुल्क के ऊपर, आपने बोल दिया ना कि आप उर्दू ही बोलेंगे। तो फिर आपने पहले सिंधी को उर्दू सिखाई जिसको आती नहीं थी कभी बोलनी। आपने पश्तून को बोला कि तुम भी उर्दू बोलोगे। पश्तून वो बेचारा पश्तो बोलता है। बलोच को आपने सिखा दी, और सबसे बड़ी कॉमेडी आपने पंजाबी को उर्दू सिखा दी, चलो उसमें भी बोल दी। उर्दू लैंग्वेज किसकी थी? महाजिर्स की थी। वो इंडिया से लेकर गए थे वहाँ पे। अब पाकिस्तान लेकर गए वो लैंग्वेज, वहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज बसाई, क्योंकि महाजिर तो रीढ़ की हड्डी थे पाकिस्तान के। ये बाकी लोग जाहिल थे, इनको पता नहीं था। महाजिर थे जिन्होंने, हु वर द बैकबोन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, कराची में बहुत ज्यादा महाजिर, ऑफ द इकोनॉमी। उनकी उर्दू पढ़े लिखे लोग थे ना महाजिर, जो इंडिया से गए थे। इनको तो पता नहीं था कुछ। ये वडेरे और ये इसी में लगे रहे लोग, जमींदारी में। दे डिड नॉट हैव सो मेनी प्रोफेशनल्स। सारे तो यहाँ से गए। अब क्या हुआ कि इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में बोला कि साहब ये भी उर्दू बोलेंगे। और ये तब की बात है, जिन्ना साहब गए थे अपनी तकरीर करने के लिए, तब वहां पे ऑब्जेक्शन हुआ था। जिन्ना साहब के सामने ऑब्जेक्शन हुआ था। इन्होंने सोहरवर्दी को जेल में डाल दिया। वैभव बहुत कलाकार लोग हैं। इन्होंने क्या करा कि वहां पे बोला बंगालियों से कि तुम उर्दू बोलोगे। बंगालियों ने बोला साहब हमारी जो तहजीब है वो हजारों साल पुरानी है। Bengalis talk about Rabindranath Tagore, they talk about Nurul Islam across the border, East Bengal, जो पुराना ईस्ट बंगाल, जिसको अब दैट एरिया ना, विच इज़, वो बहुत पहले ही पार्टीशन हो गया था। ये वेस्ट बंगाल तो हमारा है, वहाँ पे जो अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, उनकी तो हज़ारों साल पुरानी तारीख है। आपने हज़ारों साल पुरानी तारीख को आपने बिल्कुल बोला कि नहीं साहब ये कैंसिल है, सब अब से तुम उर्दू बोलोगे। बंगाली भड़क गए। प्लस अगर मुजीबुर रहमान की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी अपने एरियाज़ में, या उनकी सिंपल मेजॉरिटी भी आई थी पूरे पाकिस्तान में, तो मुजीबुर रहमान शुड हैव बीन मेड द प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेसी तो यही कहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पसंद नहीं आई ये बात। वो वर्ड्स भी ऐसे बोलते हैं ना, ये जबान भी ऐसे बोलते हैं, भूखे नंगे बोलते हैं ऐसा बंगालियों को। दैट्स द वे दे स्पीक अबाउट बंगालीज। छोटे काले, ये क्या करेंगे, इस तरीके से गलत बातें बोलते हैं ये। फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुक्ति बाहिनी ट्रेन करी। हाँ करी थी, इंडियन आर्मी ने ट्रेन मुक्ति बाहिनी, रॉ ने करी थी ट्रेन मुक्ति बाहिनी। हमने हथियार पकड़ाए बंगालियों को, हमने सिखाया उनको, हमने सिखाया हथियार चलाना, हमने सिखाया कि ये जो टेलीफोन के तार हैं ये कैसे उड़ाने हैं, कैसे तार काटने हैं। हमने बोला कि बिजली के तार कैसे काटने हैं, रेल की पटरियां कैसे उड़ानी है बारूद से, ये हमने सिखाया। लेकिन जो जज्बात थे उसके पीछे, वो हमने पैदा नहीं करे। इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी बनी है 30 लाख बंगालियों की गर्दन काटने के बाद, 10 लाख बंगाली औरतों के रेप के बाद, तब बनी है मुक्ति बाहिनी। ऑन रिकॉर्ड हैं, पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, हसन निसार साहब। और उन्होंने बोला नाजायज बच्चे, लाख से ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा हुए। वो औरतें
जिनके साथ रेप हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन के पेटों में आपने बैनट मारे, वो सब ये मैं नहीं बोल रहा। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी रिपोर्ट है, हुमदूर कमीशन रिपोर्ट, आप पढ़ें उसको, अपने जज की रिपोर्ट पढ़ें। हमें छोड़ दें, हम तो इंडियंस हैं ना, हमारी बात छोड़ें, आप अपनी बात करें। अपने जर्नलों की किताब पढ़ें कि आप लोगों ने क्या करा बंगालियों के साथ। फिर आप कहते हैं हमने मुक्ति वाहिनी बना दी। बिल्कुल आइडिया नहीं। आप किसी के हाथ में हथियार पकड़ा सकते हैं, ट्रिगर दबाने का जज्बा उसके दिल में होना चाहिए। वो जज्बा कहां से आया? मुक्ति वाहिनी उन औरतों की चीखों से बनी है। वो जो 30 लाख बंगाली जब मर रहे थे, वो जो औरतें रेप हो रही थी, उनकी बद्दुआएं थी। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, ये सच है। जनरल टिक्का खान ने क्या बोला? जनरल टिक्का खान ने यह बोला कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली ऑर्डर्ड द रेप ऑफ बंगाली वुमेन। हुमदूर कमीशन रिपोर्ट में लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपके जर्नल ने, जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, और बाद में वही आपने उसको माथे पे जो चढ़ा दिया। आपको लगा कि ये भी गजनवी और गौरी टाइप का ही है, आपने उसको माथे पे चढ़ाया, उसने जाके वो बाद में बुचर ऑफ बलूचिस्तान बना, टिक्का खान। तो इनके हीरोज ऐसे हैं पाकिस्तान में। टिक्का खान ने पूरा साफ कर दिया मामला वहां पे, ऑपरेशन सर्चलाइट। रात को बंगालियों के घर में घुस घुस के उनको मारा। पाकिस्तानी जनरल, आई थिंक इट वाज टिक्का खान ओनली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तानी ऑफिसर्स को लेक्चर दे रहा था और बोल रहा था अब मैं आ गया हूं, अब मैं बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा। एक बंगाली अफसर था उसमें, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही थे, उसमें बंगाली अफसर्स भी थे। और उस बंगाली अफसर ने जब सुना कि ये हमारी औरतों के बारे में ऐसी बुरी बात कर रहा है, उसके पास पिस्टल थी, वो गया एक कमरे में, उसने पिस्टल निकाली, अपने सर पे रखी और उसने ट्रिगर दबा दिया। उसने खुदकुशी कर ली उस बंगाली अफसर ने। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक पंजाबी अफसर है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, और मैंने ढाका डूबते देखा, उसने किताब लिखी है जिसमें वाकया है। तो ये जो भी मैं बातें कह रहा हूं, आप खुद के जो आपके जर्नल हैं, खुद के आपके आला अफसर हैं, खुद के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ज़बानी या कहानी सुनिए। अब हम आ जाते हैं 1999 कारगिल पे। कारगिल की स्टोरी क्या है? मैंने टीवी शो भी करी थी उसके ऊपर। मैं फिर से एक बार, ये पाकिस्तानियों को जानना ज़रूरी है कि कारगिल क्यों हुआ। इनको लगता है कि कश्मीर हमारी शहर आ गई। ये डायलॉग जो उनको बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, जहर घोलते आ रहे हैं इनके रगों में, कश्मीर हमारी शहर आ गए और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ इनके कख इनके बस का नहीं है। कारगिल की वजूहात सियाचिन ग्लेशियर थी और उसका सराउंडिंग एरियाज, ये काराकोरम, नुब्रा वैली और इधर सियाचिन है। जब 1984 में इंडियन आर्मी सियाचिन गई और वहां पे तिरंगा लगाया, तो एक यंग ऑफिसर था कुमाऊं रेजिमेंट का, मेरी रेजिमेंट का। उस ऑफिसर का नाम था कैप्टन संजय कुलकर्णी। दैट ऑफिसर लेटर बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। ही वॉज डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री, द वॉर हीरो, और बड़ा शेरदिल अफसर। At a young age, he went to Siachen. He took over Siachen. एक उनको बोला था कि तुम रेडियो साइलेंस मत तोड़ना। रेडियो साइलेंस मत तोड़ना यानी कि रेडियो पे बात मत करना, क्योंकि पाकिस्तानी सुनेंगे, उनको पता लग जाएगा। पाकिस्तानियों को ऑलरेडी प्लान था सियाचिन कैप्चर करने का, उस पर मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। रेडियो साइलेंस क्यों तोड़ा कैप्टन संजय कुलकर्णी ने? क्योंकि एक जवान था जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उनको ये लग रहा था कि जवान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा ये। उन्होंने मजबूरी में रेडियो साइलेंस तोड़ा। तब पाकिस्तानियों को पता लगा कि इंडियन आर्मी सियाचिन में आ चुकी है और सियाचिन कैप्चर हो चुका है। इंडिया को कैसे पता लगा कि पाकिस्तान सियाचिन में आने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान ने 2 या 2,500 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की क्लोथिंग और इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया था एक लंदन के डीलर को, बिना उससे यह पूछे कि तुम और किसको सप्लाई करते हो। सच्ची बात तो यह है कि वो इंडिया को भी सप्लाई करता था। उस डीलर ने अपने दोस्त से बात करी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है,
वो दोस्त था रॉ का एजेंट। उसने आर्मी हेडक्वार्टर फ़ोन करा या इंडिया फ़ोन करा होगा उसने और बताया होगा कि साहब ये स्टोरी है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है एक्सट्रीम विंटर क्लोथिंग का। तब इंडिया को पता लगा हो ना हो ये सियाचिन के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तब वहाँ पे हमने मूव करी यूनिट्स, और वो यूनिट्स वहाँ पे गई और पहले टीम लेकर गए थे, फर्स्ट पर्सन टू हॉइस्ट द ट्राई कलर बेलाफोंडला पे, दैट इज कैप्टन संजय कुलकर्णी, लेटर लेफ्टिनेंट जनरल, मेरी रेजिमेंट के हैं वो। अब पाकिस्तान ने वापस अटैक करना शुरू करा, काउंटर अटैक। फिर बाना पोस्ट की कहानी हुई, जो कायदे आजम पोस्ट थी, कायद पोस्ट थी, वो बाना पोस्ट बनी, जिसपे सूबेदार बाना सिंह ने अटैक करा और अटैक लीड करा, परमवीर चक्र मिला उनको। वहां पे झोंक दिया पाकिस्तानियों ने फौजी कि किसी भी तरीके से भारत को सियाचिन से फेंको। एक बार इंडियन आर्मी बैठ गई तो अब तो 84 से लेकर अभी हम अब तक हैं, तो आप समझ लीजिए कितने साल हो गए इतने। इंडियन आर्मी वहां से हटी नहीं, और आज की तारीख में एक पाकिस्तान की ब्रिगेड है जिसको पाकिस्तान कहता है सियाचिन ब्रिगेड। मैं पाकिस्तानियों को वाज़ेह तौर पे बता दूं कि आपकी फौज का एक बंदा सियाचिन ग्लेशियर के 1 स्क्वायर फुट पे भी नहीं है। देयर इज नो पाकिस्तान आर्मी ऑन सियाचिन ग्लेशियर, इट इज ओनली द इंडियन आर्मी। ये नीचे स्कर्दू में, ये उसी को सियाचिन मानते हैं, ये लाहौर को सियाचिन बोलते हैं, इनकी क्या। अब वो ब्रिगेड कमांडर था जिसको एक काम दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि तुम हटाओ किसी भी तरीके से भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को हटाओ सियाचिन से। उसने बंदे झोंक दिए अपने, और कई 100 पाकिस्तानी उसने सोल्जर्स मरवा दिए, लेकिन सियाचिन हमारे हाथ से नहीं ले पाया। उसने बेनजीर भुट्टो को एक प्रपोजल दिया कि हमें कारगिल पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि कारगिल से रास्ता जाता है हाईवे 1 अल्फा सियाचिन, हम इनकी सप्लाई लाइन काट देंगे, वो भूखे मर जाएंगे सियाचिन में, इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स भूखे मर जाएंगे, फिर हम पैदल चलते चलते वी विल वॉक ओवर एंड मॉप अप द डेड बॉडीज करके एक बड़ा रोमांटिक सा इन्होंने प्रपोजल बनाया। बेनजीर भुट्टो ने शूट डाउन कर दिया। बेनजीर भुट्टो ने बोला ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, इंसान के बच्चे बनो, डोंट डू दिस। वो ब्रिगेडियर अब तक जनरल बन चुका था। फिर उस ब्रिगेडियर ने एक बार और, जब वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस बना, डीजीएमओ, उसने फिर कोशिश करी, फिर प्रपोजल दिया, फिर ये प्रपोजल शूट डाउन हो गया। लेकिन एक दिन वो ब्रिगेडियर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान की रैंक्स। ओके जी, थैंक यू सो मच मेजर साहब आपका। आपने मज़ीद जो है वो इजाफ़ा किया है पाकिस्तान की बेइज्जती करने का। और देख लें जनाब, पार्ट 1 में मैंने देखा था कि मेजर साहब ने काफ़ी तलख़ बातें की थी, और कुछ बातें उसमें से सच्ची हैं थी, ठीक है। इसमें भी काफ़ी पोर्शन पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने बताया वो सच्चा है, लेकिन यार झूठा तो मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि मेजर साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को, जब वीडियो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा, अब मेरी ध्यान से बात सुनिएगा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को उर्दू बोलनी नहीं आती। यार उर्दू हमारी, आपको पता है कि मादरी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है हमारी, तो हमसे बेहतर हमारे ही है ना महाजरीन, अगर कराची में हैं, ठीक है, वो जहाँ से भी आए हैं, ठीक है, लेकिन वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा है, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ बैठ के जब आपकी उर्दू सुन रहे होते तो हमें वो थोड़ी सी अलग लगती है, थोड़ी सी उसमें फ़र्क लगता है। हम ये नहीं कि आप में से कोई नुक्स तलाश कर रहे हैं, कोई नकाइस आपके बयान कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे कर रहे हैं। इस वीडियो में मेजर साहब काफ़ी जो है वो पाकिस्तान की तजलील कर रहे हैं। देखें जी, मैं अगर यहाँ पर बैठ के इंडिया की कोई बात करूँगा, ठीक है, आपको तकलीफ़ होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। अब वहाँ पर बैठ के आप कुछ कहेंगे तो जाहिर है यार, जिस मुल्क में बंदा रह रहा होता है, बी पॉजिटिव अगर होकर सोचें तो जिस मुल्क में बंदा रह रहा था, बंदे को तकलीफ होती है कि यार ये मेरे मुल्क के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं। आप बोलेंगे कि यार तुम क्यों वीडियो बना रहे हो, फिर क्यों मतलब आके फिर रिएक्शन दे रहे हो, अगर तुम्हें सच जो है वो सुना नहीं जाता। इस तरह के कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं इंडिया से कुछ लोग, ठीक है, जिन्होंने अच्छा जो है वो अच्छी तालीम, अच्छे मदरसे से, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिनकी तरबियत अच्छी हुई है, वो कभी भी जो है वो किसी के मुल्क को या किसी लोगों पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद
ये आपको पता है कि डेमोक्रेसी की जो हिस्ट्री होती है ये बड़ी टफ सी होती है, ठीक है, हर बंदे को नहीं नॉलेज होता, ठीक है। और मेरे साथ बैठ के इस तरह की जनाब बातें कर रहे हैं। पार्ट 1 भी मैंने इनका देखा, पार्ट 2 भी देख लिया, पार्ट 3 की बारी है, वो इंशाल्लाह देखेंगे। और मज़ीद मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ बैठकर आप जो है वो पीस की बातें किया करें, अमन की बातें किया करें। और कुछ चैनल्स हैं हमारे भी पाकिस्तान से जनाब जो कि जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि इंडिया को हिट करना है, और कुछ चैनल्स ऐसे बने हुए हैं हिंदुस्तान से भी जो जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि ख़ुद कुछ नहीं करना, बस दूसरों को कीचड़ उठाना, ठीक है। इंडिया ये है, इंडिया ये है, वो जनाब बैठ के पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान में ये हुआ। कोई बंदा है जो जनाब बैठ के प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हो, ठीक है, रिलेशन बनाने की बात कर रहा हो, सारे रिलेशन तोड़ने की बात करने पे तुले हुए, ठीक है। आपकी क्या राय है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए खुद